हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल से जो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दों पे एक कमेटी बनाई है उसकी बहुत चर्चा है। हमने अपने कल के वीडियो में उसका कुछ जिक्र किया था, लेकिन आज मैं जो ये कमेटी है इसकी बाबरी मस्जिद के केस में जो मीडिएशन कमेटी मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उससे सिमिलैरिटीज आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, एक तो बाबरी मस्जिद का जो केस था वो एक सिविल डिस्प्यूट था और उस सिविल डिस्प्यूट में ये पॉसिबल था कि मीडिएशन करके उस मसले को हल कर लिया जाए। मेरे हिसाब से अगर मुस्लिम पार्टीज 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया एक ब्रॉड डे लाइट में 6 दिसंबर 1992 को, तो उनको वो लैंड दे देना चाहिए था एक ग्रैंड राम टेम्पल के लिए। और बेहतर होता अगर 1986 में जब बाबरी मस्जिद के एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल और स्ट्रेंज जुडिशियल ऑर्डर से दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब जब मीडिएशन कमेटी बनी तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था और मैंने कहा था कि ये मीडिएशन कमेटी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। देखिए, मीडिएशन कमेटी में सबसे बड़ा मसला यह था कि जो तीनों मेंबर्स थे वो तीनों तमिलनाडु के थे। उसमें जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला थे, श्री राम पंचू थे और श्री रविशंकर थे। अब देखिए, जब कोर्ट कोई कमेटी बना रही है तो सबसे पहले वो कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उस कमेटी के मेंबर्स की पोजीशन उस सब्जेक्ट पर पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। श्री रविशंकर बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह उन्होंने बताई हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यह गिव अप कर देना चाहिए, और अगर वो गिव अप नहीं करेंगे तो भारत में सीरिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और देश के एक भी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट उस जजमेंट के विरुद्ध नहीं की। इसलिए इस तरीके की प्रेडिक्शन कि भारत में सीरिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी वो गलत थी। लेकिन क्योंकि श्री रविशंकर इस केस में एक पोजीशन ले चुके थे, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह के पोजीशन लिए हुए आदमी को इस कमेटी में रखा? और आप ये देखिए, कमेटी को बहुत कम टाइम दिया गया और जब कमेटी एक नतीजे की तरफ पहुंचने वाली थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाइंड अप कर दिया और आर्गुमेंट्स हुए और जजमेंट हो गया। बाकी सब हिस्ट्री है, आपको मालूम है। यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लॉ है, 2-3 लॉ बने हैं, उन लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मुद्दा है। यह एक प्योरली लीगल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट से कोई नाता नहीं है। कोर्ट को 2 ही सवालों का उत्तर देना है। क्या ये लॉ किसी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं? क्या ये वायलेटिव हैं किसी फंडामेंटल राइट के? और दूसरे, क्या पार्लियामेंट के बजाय इन लॉज को बनाने के लिए पावर स्टेट असेंबलीज की थी? जब एक पार्लियामेंट्री लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज की जाती है तो कोर्ट को सिर्फ यह देखना है कि क्या वो सब्जेक्ट जिस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो यूनियन लिस्ट में है तो पार्लियामेंट को हक है, कॉन्करेंट लिस्ट में है तो पार्लियामेंट को हक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि क्या वो स्टेट लिस्ट में है। मैं ये समझता हूं कि ये जो कमेटी के मेंबरान हैं, जिनकी एक प्री डिफाइंड, प्री डिटर्मिन्ड, प्री ऑर्डेन्ड पोजीशन है इस सब्जेक्ट पर,
वो विश्वास जो किसानों का सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी में होना चाहिए, वो विश्वास नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे यहां प्रिंसिपल है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। ये कमेटी का कंपोजिशन इंडिपेंडेंस दिखाता ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह मान साहब मेमोरेंडम दे चुके हैं दिसंबर 14, 2020 को कि इन लॉस को इंप्लीमेंट किया जाए। डॉक्टर पी के जोशी साहब कह चुके हैं कि एमएसपी जो है वो नहीं होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए विन विन सिचुएशन है। अनिल घनवत साहब जो महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, अगस्त में, तब तो ऑर्डिनेंस ही आया था, लेटर लिख चुके हैं कि ये लॉस किसानों के हक में है। गुलाटी साहब जो बहुत ही बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, शायद सबसे बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, प्रो रिफॉर्म हैं, प्रो मार्केट हैं, उनका भी यही कहना है कि इन लॉस से किसानों का फायदा होगा, उनकी चॉइस बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो उनका नुकसान हो उसका कंपनसेशन दिया जाए। जैसे बाबरी मस्जिद में मैंने अभी आपको बताया कि तीनों मेंबर्स तमिलनाडु के थे, यहां भी जो डॉक्टर जोशी हैं और जो डॉक्टर गुलाटी हैं, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते रहे हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इतना बड़ा देश है, इतने एक्सपर्ट्स हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से दो लोग कमेटी में आ गए। ये चीज जो है इस कमेटी का क्रिटिसिज्म करने वालों को कुछ और मवाद प्रोवाइड कर रही है। अब अगर कमेटी के मेंबर्स इन लॉज पर पहले से लिख चुके हैं कि ये लॉज अच्छे हैं, उस कमेटी के सामने कौन इंडिपेंडेंट आदमी जाना चाहेगा? कोर्ट के सामने यह मुद्दा नहीं है कि ये लॉ किसानों के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके सामने सिर्फ उनकी संवैधानिकता मुद्दा है। ये नाम कहां से आए? आपको मालूम है कि कल की हियरिंग में किसानों के वकील तो थे नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो यह था कि कोर्ट एक ऑर्डर देगी, वहां तो बहस हो गई। यकीनन ये नाम शायद सरकार ने दिए होंगे, तो कोर्ट को किसानों के वकीलों से भी नाम लेने चाहिए थे, और फिर उन नामों में से इस तरह से नाम चुनती सुप्रीम कोर्ट कि बैलेंस होता, कि दो नाम जो लोग लॉस को विरुद्ध हैं उनमें से ले लिए जाते, दो नाम जो लॉस के फेवर में हैं उन्हें ले लिए जाते, और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हों, फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो उसकी अध्यक्षता करते। मैं ये समझता हूं कि ये मामला हल की तरफ नहीं बढ़ रहा। हल करने के लिए जो कमेटी होनी चाहिए उस तरह की कमेटी बन नहीं पाई, और इसीलिए आज जितने भी न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल आप देखेंगे उनमें यही बात कही जा रही है कि एक पार्लियामेंट्री लॉ का स्टे कि बातचीत हो जाए, यह अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। कोर्ट का इंटेंशन बहुत अच्छा है, कोर्ट ने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस की कि इसमें कंसल्टेशन नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा कि सही से बातचीत नहीं हो रही, कोर्ट वरीड है बुजुर्ग किसानों के बारे में, औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। तो कोर्ट की उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशंस के बाद जो नतीजा सामने आया है, उस नतीजे से जो एक विश्वास का माहौल बनता वो नहीं बना। और मुझे लगता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद मीडिएशन कमेटी मसले को हल नहीं कर पाई और बाद में कोर्ट को हियरिंग कर कर ही फैसला देना पड़ा, इस केस में भी उसी तरीके का मामला होगा। अब 2 महीने का टाइम है जब पहली मीटिंग होगी। अभी कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही, अभी इस मैटर को एक 5 जजेस के सामने रखा जाएगा,
5 जजेस की हियरिंग शायद अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, तब तक शायद उनकी अध्यक्षता वाली बेंच के सामने नहीं हो पाएगी। मैं ये समझता हूं कि सरकार को इस बीच अपने आप इस मसले को पॉलिटिकली हल करना चाहिए। पॉलिसी क्वेश्चन है कि क्या कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर का हो रहा है या नहीं हो रहा। यह बात अच्छी हुई कि कोर्ट ने साफ अपने ऑर्डर में लिख दिया कि एमएसपी समाप्त नहीं की जाएगी, किसानों की जमीन उनसे नहीं ली जाएगी। ये बातें जरूर किसानों को कुछ ना कुछ भरोसा दिलाएंगी, लेकिन कमेटी की सक्सेस के बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक को जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।